बताओ व्हाट इज रेडियस रेशियो? रेशियो ऑफ कैटायन अपॉन एनायन। बहुत बढ़िया। देखो मान लो आपने क्या किया, आपने 4 एनायंस प्लेस कर दिए। एनायंस पे चार्ज क्या होता है, जल्दी बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव। तो ऑब्वियसली पता साइज क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा? एनायंस का साइज बड़ा होगा या छोटा होगा? अरे बोलो। छोटा सर होगा। बड़ा होगा। ऑब्वियस बड़ा। बड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी रिपल्शन ज्यादा होगी, साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अगर ये वाला रेडियस रेडियस ऑफ एनायन है, ऐसे ये वाला भी रेडियस ऑफ एनायन है, ऐसे ही ये वाला भी रेडियस ऑफ एनायन है, ये सारे के सारे रेडियस ऑफ एनायंस है, हाँ है ना? रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ है ना? यस सर। अगर रेडियस ऑफ एनायन दिख रहे हैं आपको, तो बीचों बीच मैंने एक प्लेस कर दिया कैटायन, इसका रेडियस हो गया आर कैटायन। तो रेडियस ऑफ एनायन अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन का रेशियो हम जब निकालते हैं, इसकी रेंज होती है अपनी अपनी। क्या होती है इसकी? इसकी एक रेंज आपको लर्न करनी है। लर्न कैसे करनी है? आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया जाएगा ना, वो क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से दे देगा आपको। आपको पूछेगा कि आपको एक कैटायन का रेडियस दे दिया या एनायन का रेडियस दे दिया, और आपसे कहा कि बताओ ये किस टाइप की ज्योमेट्री बनाएगा या कौन से ज्योमेट्री के पोर्शन में लाई करे, ये आपसे पूछेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर, अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी भी रेडियस ऑफ कैटायन, मैंने आरसी अपॉन आर लिखना, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन आर एनायन निकालते हैं जनरली हम, कि अगर हमारा रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन करने के बाद जो रेशियो आ रहा है वो 0.156 से बड़ा आता है, तो इसके अंदर वो आपसे कई सारी चीजें पूछ लेगा। एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे केस में कितना होगा, 2 हो। कितना होगा? 2। ओके। आपसे वो ये भी पूछ लेगा बताओ इसकी शेप क्या है, इसकी शेप पूछ लेगा आपसे, तो आप शेप क्या लिख के आओगे इसकी? इसकी शेप होती है लीनियर। ठीक है। अब कई बार वो लीनियर नहीं देगा लिख के, बोलेगा अ कंपाउंड which is forming a linear shape having a coordination number 2 and whose radius ratio is greater than 0.156. What kind of compound is this? तो बेसिकली वो एग्जांपल पूछ रहा है आपसे। तो BeF2 इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। अब अगली जो रेंज है वो 0.156 से लेकर 0.225, इस रेंज में लाई जो करेगा ना आंसर आपका, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3, याद रखना। और उस मॉलिक्यूल की जो शेप आती है वो होती है आपकी ट्रायंगुलर शेप आती है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है B2O3। सिमिलरली अब जो नेक्स्ट कैटेगरी या रेंज आती है 0.225 से लेकर 0.414, इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। क्या ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल। इसका बेस्ट एग्जांपल है जिंक सल्फाइड। चौथा, इसके बाद रेंज आ गई 0.414 से लेके 0.732, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 और इसकी शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। ओके। और इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया NaCl। आ जाओ नेक्स्ट। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। कहाँ तक समझ आ गया था? सर रेडियस रेशियो हम 0.414 के बात कर। ओके। ये वाला हो गया था ना 6 वाला, कोई दिक्कत तो नहीं है 6 वाले में? जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है, ये वाली रेंज पूरी हो गई, हाँ या ना? सर नहीं, 0.225 से अच्छा। 0.414 पे थे। अच्छा इस पे थे, कोई बात नहीं।
अगर आपका रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन जो रेंज आ रही है वो 0.225 से लेके 0.44 आ रही है, तो उस केस में ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर उसका कितना बोलेंगे आप 4, और उसकी शेप क्या बोलेंगे टेट्राहेड्रल, और एग्जांपल हो गया जिंक सल्फाइड। ठीक है, इसके तुरंत बाद आर कैटायन अपॉन आर एनायन का एक और रेंज है 0.414 से लेके 0.732। इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है दैट इज इक्वल टू 6, जो शेप आती है ऑक्टाहेड्रल, एग्जांपल होता है NaCl। ठीक है, इसके बाद रेंज कौन सी है 0.732 से लेके 1.00। इसमें कोऑर्डिनेशन में कितना है 8। ये कौन सी शेप है क्यूबिक, और इस केस में जो एग्जांपल होता है वो होता है सीजियम क्लोराइड CaCl। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें 1 या 1 से बड़ा आ रहा है तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है, और ज्योमेट्री होती है इसकी CCP क्यूबिक क्लोज पैकेज। और जितने भी मेटल्स है ना सारे के सारे इसी कैटेगरी में लाई करते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज मैं आपको और सिखा दूं, आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है, इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। अभी हमने पढ़ा था सिंपल क्यूबिक के पैकिंग फ्रैक्शन में, पैकिंग फ्रैक्शन हमने रिलेशन निकाली थी A इज इक्वल टू 2R। बेसिकली 2R का मतलब है एक कैटायन का रेडियस और एक एनायन का रेडियस, सम है बेसिकली दोनों का। तो R कैटायन R एनायन ये A के बराबर है। इस A को क्या बोलते हैं हम लोग एज लेंथ भी कहते हैं। और दूसरी बात, इसी को आप एक नाम से और भी जानते हो, इस R कैटायन प्लस R एनायन को हम एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आपसे एग्जामिनर यही पूछ लेगा, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इन सिंपल क्यूबिक। तो ऑब्वियसली D मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस मतलब D, और D मतलब दूरी दोनों के बीच में, और दोनों की दूरी बेसिकली क्या है, इसका रेडियस इसका रेडियस। तो बेसिकली ये क्या बन गया, एक D अगर देखें मैथ्स की भाषा में तो डायमीटर ही हो गया। दो रेडियस मिलकर क्या बनाते हैं जल्दी बोलिए, दो रेडियस मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, डायमीटर। डायमीटर। तो अगर मैं इसको A इज इक्वल टू D कह दूं सिंपल क्यूबिक को, सही है या गलत है, जल्दी बोलो। सही है सर। सही है। सिंपल क्यूबिक के बाद हमने पढ़ा था FCC फेस सेंटर क्यूबिक, जिसमें रिलेशनशिप आई थी A इज इक्वल टू 2√2R। तो बताओ इसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना है, A इज इक्वल टू व्हाट, डी। सिर्फ D नहीं है, बताओ कितना D, 2R। 2R भी नहीं है, √2D है। कितने लोगों को समझ आ गया √2D? यस सर आ गया। अरे भाई 2R इज इक्वल टू D होता है ना, क्या बात समझ आ रही है? हाँ सर। तीसरा BCC A इज इक्वल्स टू 4R अपॉन √3, सही है। तो आप बताओ A इज इक्वल टू कितना आ रहा है, बताओ D और A में क्या रिलेशनशिप आई? सर 2D/√3। वेरी गुड, कितने लोग को ये पार्ट भी समझ आ गया, ये रिलेशन समझ आ गई हाँ या ना? आपको एज लेंथ निकलवाने के बाद वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी निकलवा सकता है, या फिर वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में ऐसे कह सकता है देयर इज NaCl crystal and in NaCl crystal radius of cation is 0.414 picometer and radius of anion is 0.556 picometer. Find the type of arrangement and its coordination number. कर पाओगे या नहीं? Yes. क्या करेंगे इसमें, जल्दी बोलो, क्विकली बोलो, क्या गिवन है आपको? व्हाट इज दिस आर रेशियो कैटायन, निकालेंगे। व्हाट इज दिस RA, RC अपॉन RA कर लेते हैं, कितना हो गया 0.44 अपॉन 0.556, डिवाइड कर लेंगे इसको, सही है। लेट अस अज्यूम डिवाइड करने पे इसका आंसर, अज्यूम कर लेते हैं डिवाइड करने पे इसका आंसर आ रहा है 0.223, ये आ गया, ये अज्यूम कर रहा हूँ।
तो अगर ये 0.223 आ रहा है, बताओ ये किसकी रेंज में लाई कर रहा है? रेंज चेक करते वक्त ध्यान रखना, अपर रेंज देखते हैं, ये अपर रेंज है, ये अपर रेंज है, ये अपर रेंज है, ये अपर रेंज है, ये अपर रेंज है। बताओ मुझे कहाँ पे लाई कर रहा है? ट्रायंगुलर वेरी गुड। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 3। समझ आ गया ऐश्वर्या? बाकी लोग को समझ आ गया इसमें बेस Yes, क्वेश्चन? sir. हाँ या ना? ये क्लियर हुआ? अब इसमें ना एक टाइप के क्वेश्चंस और आ जाते हैं जो आप लोगों को नहीं आता होगा, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। रेडियस रेशियो पर बेस्ड ही वो भी क्वेश्चंस है। आपने आर कैटायन निकाल लिया, आर एनायन निकाल लिया, ओके। अब वो आपको क्या कहता है कि कुछ एग्जांपल्स हो आयनिक सॉलिड के जिसमें आपको कहा उसने, जैसे मान लीजिए एफसीसी अरेंजमेंट है, तो ध्यान रखना एफसीसी अरेंजमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6:6। इसका मतलब क्या है 6:6 का? इसका एग्जांपल लो, मान लो इसे रॉक सॉल्ट की बात कर रहे हैं, नमक की बात कर रहे हैं, NaCl। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 है। इसका मतलब क्या है? अगर ये Na+ है तो ये Na+ 6 डायरेक्शन से Cl- से घिरा हुआ है। कितने डायरेक्शन से? 6 डायरेक्शन से। Am I clear to all? हाँ या ना? ये क्लियर हुआ? अरे देखो ना, चार तो एक ही Yes, प्लेन, sir. चार तो एक ही प्लेन पे आ रहे हैं ना, ये चारों एक प्लेन पे आ रहे हैं। और ये जो दो हैं, एक ऊपर और एक नीचे, अब द प्लेन और बिलो द प्लेन आ रहे हैं। कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। अब इसमें एक चीज और सीखो, 6:6 का मतलब क्या है कि एक Na+ को 6 Cl- घेर रहे हैं। अब जरा एक Cl- की बात कर लेते हैं, किसी एक Cl- की बात कर लेते हैं, मान लो इसकी बात कर लेते हैं। इसको इधर कौन टच कर रहा है? एक Na+। 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 ऊपर कौन टच कर रहा है? एक Na+। और नीचे कौन टच कर रहा है? एक Na+। बताओ इस Cl- को कितने Na+ घेर रहे हैं? 6। बात समझ आ गई? कोऑर्डिनेशन में हाँ। कितना है? 6:6, यानी कि हर Na+ को घेरने वाले 6 और हर Cl- को घेरने वाले 6। ठीक है, इस टाइप की अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं FCC। ये याद करनी पड़ेगी आपको। और आपसे एक चीज और पूछ लेगा आपसे यहीं पे, वो बोलेगा फाइंड आउट द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, मतलब कितना होता है फॉर्मूला यूनिट। बेसिकली फॉर्मूला बनाने में कितना हेल्पफुल है, ये आप याद कर लीजिए खाली बस। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स FCC में कितना होता है? 4। कितना है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट FCC में? 4। एम आई क्लियर टू ऑल? सर एक बार ऊपर वाला बता दो, कौन सा वाला? जो आर एनायन आर कैटायन लिया आपने। मैंने कहा आर कैटायन और आर एनायन का जब मैं रेशियो निकालूंगा एक वैल्यू आ जाएगी, मान लो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। यस। इस वैल्यू का यूज तभी है जब मुझे ये टेबल में वैल्यूज याद है। ये वाला टेबल मुझे याद होना चाहिए। अगर ये टेबल मुझे आता है तो मेरे लिए हेल्पफुल है आर कैटायन अपॉन आर एनायन, अदरवाइज मैं निकाल ही नहीं सकता। क्यों? मेरा आंसर क्या आ रहा था? 0.223। अब देखो 0.223 किस रेंज में लाई कर रहा है? इसमें लाई कर रहा है। अगर इसमें लाई कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3। आप लिख दोगे कोऑर्डिनेशन नंबर 3। इसकी शेप क्या है? ट्रायंगुलर। एग्जांपल क्या होगा? C2O3। मैं बात समझ आ गई? हाँ सर। ये पहला टाइप था जिसका मैंने फॉर्मूला यूनिट बता दिया। एक बार ये रॉक सॉल्ट वाला फिर से बता दीजिए। रॉक सॉल्ट में क्या है? NaCl है। एक Na+ को घेरने वाला 6 Cl- और एक Cl- को घेरने वाले 6 Na+। इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 6:6। कोई दिक्कत इसमें? जल्दी बोलो। नो सर। ठीक है। अब उसने बोला इसकी एक टर्म और आपको याद करनी पड़ेगी, वो है फॉर्मूला यूनिट। वो आप लर्न कर लो अभी समय, अभी के लिए खाली समझ लेना कि नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स FCC के केस में कितना होता है? 4। ओके। अब इसी के तुरंत बाद एक और टाइप आती है जिसको हम लोग बोलते हैं BCC। FCC पढ़ लिया, नेक्स्ट इज योर BCC। BCC का बेस्ट एग्जांपल अभी ऊपर लिखा था हम लोगों ने, सीजियम क्लोराइड। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8:8।
यानी एक सीजियम को 8 क्लोराइड घेर रहे हैं और इसका नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स क्या होता है 1, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इज 1। ये बस ये वैल्यू याद कर लेना आपने, इसी पर बेस्ड आपके एमसीक्यू बन जाएंगे। ऐसे ही एक और अरेंजमेंट आती है, इसको बोलते हैं ZNS, जिसको हम एक नाम से भी जानते हैं। अगर ZNS में लिखा आएगा तो ये लिखा आएगा जिंक ब्लेंड, ठीक है। जिंक ब्लेंड CCP अरेंजमेंट है। कौन सी अरेंजमेंट है? CCP। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 4:4 और इसका भी जो NOF होता है वो होता है 4। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इज 4, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4:4। ये टाइप आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, तभी क्वेश्चन कर पाओगे। इसके बाद एक यूनिट होती है AB2, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोराइट टाइप। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोराइट टाइप। ओके, अब फ्लोराइड टाइप में CaF2 की हम बात कर रहे हैं। अरेंजमेंट कैसी है? CCP। अब CCP के अंदर जो Ca2+ और F- की बात हो रही है, Ca2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8 और F- का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। इसको याद करने की ट्रिक सीखो, एक बहुत आसान ट्रिक, भूलोगे नहीं कभी भी। ये CCP है ना, इसके पास भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 ही होना चाहिए। लेकिन आप नोटिस करो, कैल्शियम 8 शो कर रहा है, समझ आ रहा है, लेकिन अगले वाले का भी 8 ही आना चाहिए। और कितने फ्लोरीन है? 2 फ्लोरीन है ना, 2 फ्लोरीन को मिलके 8 शो करना है। इसका मतलब एक फ्लोरीन कितना शो कर रहा होगा? 4। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? हाँ या ना? यस सर। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, इसका याद करना और आसान है। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स में ध्यान रखना जो सबसे दोनों के नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। आप मुझे बताओ सबसे कम एटम्स कौन ऑफर कर रहा है इन दोनों में? इंडिविजुअली एटम की बात हो रही है। कैल्शियम तो ऑफर कर रहा है 8 कोऑर्डिनेशन नंबर और F- शो कर रहा है 4। तो ऑब्वियस ही बात है, एक के पास 4 है, एक के पास 8 है। बताओ कॉमन कितने हो दोनों के पास? 4। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। कितने लोग को ये याद हो गया? कितने लोग को ये टाइप याद हो गई? हाँ या ना? और देखो इसकी पहचान, ये CaF2 प्योर मेटल है, कैल्शियम जो है ना। और हमने पढ़ा था कैल्शियम के केस में, मेटल के केस में CCP अरेंजमेंट है, और CCP अरेंजमेंट के केस में उसने बता दिया टाइप कौन सा है, ये फ्लोराइड AB2 टाइप कहते हैं इसको, AB2। इसी का जस्ट उल्टा एक और टाइप होती है जिसको बोलते हैं A2B टाइप, एंटी फ्लोराइड टाइप। इस पर डायरेक्ट बेस क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ध्यान रखना, डायरेक्ट MCQs होंगे इसके ऊपर। एंटी फ्लोराइड टाइप के अंदर देखिएगा इसकी अरेंजमेंट भी कैसी है? CCP। और इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया Na2O। जरा आप बताइएगा इसके अंदर अब Na+ कितना शो करेगा और O2- कितना शो करेगा? दिमाग लगाना, लेकिन ऐसे मत बोल देना। Na+ कितना शो करेगा और O2- कितना शो करेगा? ऊपर जैसे ये, बस फर्क बताओ क्या होगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा? 4 का Na+ और O2- में कोऑर्डिनेशन नंबर किस दोनों का क्या क्या होगा, ये बताओ बस खाली बोलिए। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4:8। वेरी गुड, 4:8। कितने लोग को ये समझ आ गया 4:8? प्लीज रेज योर हैंड, कितने लोग को ये 4:8 समझ आ गया? देखो 4:8 क्यों है? क्योंकि Na+ 2 है, तो 2 Na+ मिलकर कितना शो कर रहे हैं? 8। और एक ऑक्सीजन कितना शो कर रहा है? 8। तभी वो रेशियो कितना आया? 4:8। और ये है NOF, दैट इज 4। क्या मेरी बात समझ आ गई सभी को? Yes. आ गई सर। ऐश्वर्या आप हो जाएंगे इस पर बेस क्वेश्चन बेटे। यस सर। अब आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं होगा, और इसको ना स्पेसिफिकली मैंने नोट्स में भी टेबल में डाला था, अगर आपने वो नोट्स रिवाइज किए हैं तो अभी आपको और आइडिया होगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ जाती है। मुझे आइडिया हो गया, अब मैं आसानी से क्वेश्चन कर पाऊंगा, ठीक है। अब आते हैं हम जरा पी ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं। और पी ब्लॉक के ना हमने नाइट्रोजन की कहानी सारी पढ़ ली थी। सर इसमें जी बोलिए। इसमें ना मतलब एक केस स्टडी गिवन थी और उसमें पूछा गया था कि वॉल्यूम ऑफ HCP यूनिट सेल क्या होगी? जो आपकी FCC की होती है,
FCC की तो हमने एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना वॉल्यूम वाला, ये आपका जेई का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी सीबीएसई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। ये जब भी आपसे पूछा जाएगा ना वॉल्यूम ऑफ एचसीपी यूनिट सेल या वॉल्यूम ऑफ सीसीपी यूनिट सेल, इसका मतलब वो आपसे उसमें एरिया निकलवाने की कोशिश कर रहा है। देखो अगर देखना चाहते हो तो सीख लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जब एचसीपी की बात करते हैं तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, हाँ या ना। यस सर। अगर एरिया इनटू हाइट की बात कर रहे हैं तो इसकी तुम्हें तो आप या तो एक तरीका है पूरा एरिया निकालूं, मैं आपको एरिया दिखाऊं कि एरिया कैसे आता है, कहाँ से आता है, या फिर आप एक काम कर लो, आसान ट्रिक बताओ को मैं, इसका एरिया ऑफ बेस जो होता है ना एचसीपी के अंदर, वो लर्न कर लो, वो होता है 6√3 इंटू रेडियस का स्क्वायर, याद रहेगा। और जो हाइट ऑफ यूनिट सेल होती है ना एचसीपी केस में, ये भी याद कर लेना, ये ट्रिकी है बेसिकली। जो हाइट ऑफ यूनिट सेल होती है, ये पूरी डेरिवेशन है अपनी एक पेज की, लेकिन डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं आएगी, हमें तो काम करना है किससे, ऑप्शन से। तो ये याद कर लेना, हाइट ऑफ यूनिट सेल होती है एचसीबी के केस में √2/3 इंटू 4r, और वॉल्यूम कितनी होती है 6√3 इंटू r²। जब मैं वॉल्यूम निकालूंगा तब मुझे क्या करना है, खाली मल्टीप्लाई करना है इसको। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 6√3 इंटू √2/√3, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, इंटू 4r चल रहा है, और यहाँ पे r² भी चल रहा है। तो r² जब अंदर आ जाएगा, r² को अंदर ले लूंगा, तो आप मुझे बताओ क्या बनने वाला और क्या नहीं बनने वाला, मल्टीप्लाई करो पहले तो। सर 6√2 इंटू 4r³ 24 हो गया ना, हाँ 24√2r³। कितने लोग को ये बात समझ आ गई, ऐश्वर्या यस बात सर समझ आ आप गई, ठीक है बच्चों, याद हो गया सभी को। यस सर। तो वैसे तो जनरली पूछते नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो आप इस तरीके से इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, इसके बाद पी ब्लॉक की बात करें। यस पी ब्लॉक में हमने बेसिक आइडिया पढ़ लिया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, बताएगा आप में से, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। सर वो शील्डिंग के जैसे वो उसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाता है जिससे वैलेंसी कम होती है। नहीं, वो शील्डिंग की वजह से देखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं। जैसे मान लो आपका 3p है और आपका 4s है, ऑब्वियसली बात है इनका n+l की वैल्यू तो सेम ही है, क्यों, इसका n कितना है 3, इसका n कितना है 4, इसका l कितना है 1, इसका l कितना है 0। पता है ना बच्चों ये कैसे, 0 1 2 3 s p d f, तो n तो हमेशा आगे वाला नंबर होता है, so इसमें n कितना है 3, इसमें n कितना है 4। l की वैल्यू याद रखना, p के लिए l की वैल्यू कितनी है 1, s के लिए l की वैल्यू कितनी है 0, ये आपने लिख दिया। दोनों को जोड़ा 3 + 1 ये भी 4 हो गया, और 4 + 0 4 ये भी 4 हो गया, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है 4s। जनरली क्या हो रहा था, न्यूक्लियस के साथ इसकी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, इसकी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से क्या हुआ कि इस 4s ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, रिलक्टेंस कर दी, यानी कि अब मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। रिलक्टेंस ऑफ आउटर s subshell electrons to participate in bonding, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। एम आई क्लियर टू ऑल। इनर्ट पेयर इफेक्ट से, इनर्ट पेयर इफेक्ट से जनरली क्या होता है, आप लोग ये याद करो, हमें डेफिनेशन नहीं पूछता कोई भी, हमसे पूछता है इनर्ट पेयर इफेक्ट जनरली होता क्या है। अगर ग्रुप 15 है, ये याद करो हमेशा, 15 है 16 है 17 है, तो 15 वाले के केस में मैक्सिमम जो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट में +5 होती है, 16 वाले में +6 होती है, और 17 वाले में +7 मैक्सिमम शो कर सकता है, ओके। +5 +6 और +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, लेकिन इस +5
को दिखाने के लिए या +5 तक पहुंचने के लिए ऑब्वियस सी बात है S वाले 2 पार्टिसिपेट कर रहे थे इसमें, ऐसे ही +6 तक पहुंचने के लिए S वाले 2 पार्टिसिपेट कर रहे थे, ऐसे ही 7 तक पहुंचने के लिए S वाले 2 पार्टिसिपेट करते, यानी कि क्या कहूं तो जनरली ये है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP3, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP4 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP5। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं, मैथ्स लगाएं, तो ये +5 कब होगा? ऑब्वियस सी बात है जब इसके 2 और इसके 3 पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तभी तो 5 हुआ। क्यों बच्चों? हाँ या ना? Yes sir. जब इसके 2 उसके 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तभी तो 5 हुआ। यस खुशी बात समझ आ रही है? खुशी? Yes, sir. ठीक है बेटा। +6 जो शो कर रहा है उस केस में क्या हो रहा है? इसके +2 इसके +4 तब 6 हुआ, ऐसे ही 7 +7 होने के लिए इसके +2 इसके +5 दैट इज +7। यानी कुल मिला के इन सब के अंदर जो S है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तभी ये अपनी मैक्सिमम शो कर रहे थे। अब होता क्या है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आप जाते हो तो डाउन द ग्रुप आने पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या हम कहें तो पुअर शील्डिंग शुरू होती है। लेकिन पुअर शील्डिंग एक कारण है, उस पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंतर्गत S अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर पा रहा था, या हम कहें कि न्यूक्लियस के अंतर्गत वो आ रहा था, न्यूक्लियस उसे कंट्रोल कर रहा था, तो न्यूक्लियस के कहने पर ही वो S इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन अब आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं तो न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियस से दूर जाने की बजाय ये S सबशेल न्यूक्लियस के पास आ जाता है, इसे बोलते हैं पुअर शील्डिंग। अब जब पुअर शील्डिंग हुई तो जो आउटर मोस्ट शेल है ऑब्वियस सी बात है वो बाहर जाने की बजाय वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है, और अगर वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उस पर अट्रैक्शन ज्यादा है, और अगर उस पर अट्रैक्शन ज्यादा है तो पहले तो वो इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज कर पा रहा था क्योंकि अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन अब उसके ऊपर अट्रैक्शन क्या हो गई? ज्यादा। तो अब वो अपने आप को पार्टिसिपेट करने से मना कर रहा है, या तो वो मना कर रहा है या हम कह दें कि न्यूक्लियस उसे अलाउ नहीं कर रहा कि तू पार्टिसिपेट कर। तो अगर ये S के 2 इलेक्ट्रॉन हर एक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे पार्टिसिपेट, तो आप मुझे बताओ नीचे आते आते +5 की बजाय कौन सी स्टेट दिखाई देगी आपको? +3 यहाँ पर क्या +3 दिखाई देगा? +4, और यहाँ पर क्या दिखाई देगा? +5। क्या मेरी बात समझ आ गई? क्या मेरी बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को? एग्जाम में वो यही पूछेगा, व्हाई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट टेंडेंसी टू शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। तो उसका आंसर यही है कि नीचे आते आते S इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं और खाली P पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 रह जाती है, या +5 या +7 हो जाती है। Am I clear to all? Yes sir. हमने कल अमोनिया की बात की थी और अमोनिया की कंडीशन की बात कर रहे थे हम कि अमोनिया के अंदर बनने की कंडीशन अब पता ही है, N2 + 3H2 gives 2NH3 है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। जिसमें मैंने कहा था प्रेशर क्या होना चाहिए? हाई प्रेशर, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो टेम्परेचर। अमोनिया जब हम बात करते हैं तो आपको पता है अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, जिसमें N के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। देखा जाए तो इसकी शेप लग रही है 3 बॉन्ड है, खाली तो ट्रायंगल होना चाहिए था, लेकिन सर पे लोन पेयर मौजूद है, इसीलिए ज्योमेट्री कैसी हो गई? पिरामिडल, ट्रायगोनल पिरामिड। ज्योमेट्री कैसी है? ट्रायगोनल पिरामिड, ये इसकी ज्योमेट्री है। ओके, ट्रायंगुलर पिरामिड के साथ साथ हमने एक बात और पढ़ी थी इसमें कि जो 215 के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, और क्यों नहीं करता वो भी मैंने बताया था आपको, क्योंकि इसके पास डी सबशेल नहीं होता, और डी सबशेल नहीं है तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की गुंजाइश ही नहीं है। हमने इसमें नाइट्रोजन की प्रिपरेशन भी पढ़ी थी, आपको बताया था मैंने बेस्ट प्रिपरेशन किससे होती है? सोडियम एजाइड से। एंड व्हाट इज सोडियम एजाइड? NaN3। मैंने आपको हिंट दी थी, जिस किसी मॉलिक्यूल में भी आपको छुपी हुई गैस दिखाई दे रही है वो मॉलिक्यूल हीट करते ही टूटेगा, और मुझे यहाँ पे गैस दिखाई दे रही है, बताओ कौन सी? N2. बहुत बढ़िया, तो 2Na बाहर हो गया और साथ में क्या बाहर हो गया? 3N2। Am I clear to all? हाँ या ना? जी सर। Yes इसके sir. बाद मैंने आपको कल एक बात बताई थी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O है,
नाइट्रोजन का ऑक्साइड आपका N2O3 है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड आपका NO है। ये याद रखना, कौन कौन ऑक्साइड है नाइट्रोजन का? N2O3, N2O5 भी होता है वैसे तो एक, और NO, ये आपके ऑक्साइड्स हैं। अब इन ऑक्साइड्स में ये याद कर लेना आप लोग कि इनकी शेप क्या क्या होती है, ये आपसे पूछ सकता है अगर आ जाए एग्जाम में। देखो N2O का डायग्राम याद कर लो, N, N और O, N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन ने N से बनाया होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड इज काउंटेड एज सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब ये दिखा दो ज्योमेट्री के कंसेप्ट में, N और N में सिंगल बॉन्ड है, और ऐसे ही N और ऑक्सीजन में भी सिंगल बॉन्ड है। यानी कि दो बॉन्ड से बनने वाली ज्योमेट्री क्या होती है, याद रखिएगा हमेशा, लीनियर। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, जल्दी sir. आगे आ जाओ। अब वो बोल रहा है NO का डायग्राम, NO का डायग्राम और आसान है। N और O के बीच में डबल बॉन्ड है, जो जिसमें से दो तो बन गए हमारे। देखो N के पास टोटल कितने थे, 5 थे ना, 2 इसके हैं, 2 इसके हैं, इसके 4 ऐसे के ऐसे बचे हैं, इसके पास 3 बचे। तो क्या करता है नाइट्रोजन, अपना एक लोन पेयर इसको दे देता है और यहाँ फॉर्म कर लेता है ट्रिपल बॉन्ड। हालांकि ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं। इसमें ऑक्सीजन ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे के ऐसे ही रहे। इसीलिए ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा आपसे वो, कि इसीलिए ये जो NO बनाया आपने मॉलिक्यूल, इसके डायग्राम के अंदर इसका नेचर चेक कर लेते हैं हम लोग कि इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठ रहे हैं। आप देखो, एक ऑड हो गया ना, ये 2 2 4 2 6, 2 2 4 2, और यहाँ पे टोटल इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या बना रहा है, ये ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन्स बना रहा है NO मॉलिक्यूल। NO के केस में इसकी जो फाइनल शेप दिखाई देती है वो कुछ ये दिखाई देती है, N और O, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। Am I clear to all? आया ना? Yes, sir. आपसे ये पूछ लेगा, बताओ इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। N2O में ऑक्सीडेशन स्टेट, तो याद रखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट N2O में +1 होती है। NO में ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम बात कर ले या पूछ ले आपसे वो एग्जामिनर, तो NO की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आप खुद भी निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीका होता है। कैसे? N को X मान लेना, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, +2। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? Yes. Yes, sir. ओके। इसके बाद N2O3 आ गए, ये भी समझ लो, N2O3 का डायग्राम समझ लो। N2O3 में N, सिंगल बॉन्ड N, कोई दिक्कत नहीं होती, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये बना N डबल बॉन्ड N, N सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ऐसे ही N डबल बॉन्ड O। ये कहलाता है हमारा ज्योमेट्री ऑफ N2O3। ओके, आज जब ज्योमेट्री बन गई N2O3 की, तो आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस केस में भी सेम कहानी, 2x + 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। यानी कि हर एक नाइट्रोजन कितनी शो कर रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, या शो कर रहा है +3, और ये भी +3 शो कर रहा है, और ये भी +3 शो कर रहा है। याद रहेगा? Yes, sir. ओके। मैंने एक बात आपको और सिखाई थी, मैंने कहा जिस ऑक्साइड, इन्हें बोलते हैं ऑक्साइड्स, है ना, और ये कैसे ऑक्साइड्स है, नॉन मेटल से बन रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, एसिडिक। और क्यों होता है एसिडिक, ये भी समझ लो। ये एसिडिक इसलिए है क्योंकि इसमें क्या शो हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट, विच मींस ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, या हम कहें इलेक्ट्रॉन सामने वाले की डिमांड के हिसाब से लूज कर रहा है। जो जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी क्या बढ़ जाएगी, जो इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा उसकी क्या बढ़ गई, उसका साइज कैसा हो गया, उसका साइज छोटा हो गया। साइज छोटा हो गया तो कौन सी फोर्स बढ़ गई, Attraction. बढ़ गई, सही है। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या चीज बढ़ती है आप जानते हो सभी, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है उतनी ही खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एसिडिटी के लिए। क्या मेरी बात समझ आ गई, हाँ या ना? Yes. ठीक।
आगे समझिए। अब उसने कहा NH3 जिसके पास लोन पेयर है, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए आ गई, ये भी आ सकता है आपको, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3। तो ध्यान रखना N के पास 3 तो बॉन्ड थे, एक क्या थी, लोन पेयर। ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा। टोटल 4 हो गए और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन में sp3 होती है। ये कंबाइन कर रहा है BF3 से, BFF और साथ में क्या हो गया F। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2, क्योंकि 3 ही बॉन्ड है खाली। ठीक है, अब ये NH3 BF3 से कंबाइन करने वाला है, तो क्या हुआ, NHHH। ये लोन पेयर ने, जो लोन पेयर N की थी, N ने उसकी हेल्प से बोरॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया। क्या कर लिया, बॉन्ड फॉर्म कर लिया। आप मुझे बताओ N के पास कितने बॉन्ड्स हैं टोटल, अब 4। ये भी तो उसका ही होगा ना बॉन्ड, तो 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या हो गई, sp3। बताओ BF3 की कितनी होगी हाइब्रिडेशन, BF3 के भी 4 बॉन्ड हो गए बिना कुछ दिए, तो इसकी भी क्या हो गई हाइब्रिडेशन, sp3। कितने लोग को ये बात समझ आ गई, क्विकली रेज योर हैंड। यस सर, आ रहे। हाथ खड़ा कीजिए अपना। खुशी समझ आ गया बेटा, मयंक, रिद्धि, ऋषभ, सूर्यांश, यस सर। गुड। ऋषभ आपको समझ आया, सूर्यांश आगे, अनंत, यस सर। ठीक है। सर हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी काउंट करेंगे। यस, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ना, एक बात याद रखना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज सिंपली कोवलेंट बॉन्ड। सिर्फ और सिर्फ उसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तब तक बोलते हैं जो उसका शेयरिंग का तरीका होता है। जब वो शेयर कर चुका है उसके बाद इट विल सिंपली बिहेव एज ए कोवलेंट बॉन्ड। ओके ऐश्वर्या, यस सर। चलिए आगे की बात करते हैं। इसके बाद आता है आपका कि हम अलग अलग कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। अभी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बात कर रहे थे। नाइट्रोजन के 2-3 ऑक्साइड्स और भी हैं, जैसे N2O4 या फिर N2O5। तो इसका भी आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, खासकर हाइब्रिड तो पता होना ही चाहिए। N2O4 का डायग्राम ये है, डबल बॉन्ड सर। डबल बॉन्ड नहीं है। ये क्या शो कर रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि डबल बॉन्ड कभी यहाँ आया, कभी यहाँ आया, कभी यहाँ आया, कभी यहाँ आया। असल में देखा जाए तो उसका डायग्राम पता क्या होता है, ये होता है N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, सॉरी ये O4 है ना, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड। ओके, ओके सर। बात समझ आ गई? हाँ जी सर। ठीक है। अब N2O4 की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल बताओ N2O5 कैसे बनेगा, सेम कहानी, बस फर्क क्या हो जाएगा उस केस में, N और N के बीच में भी एक ऑक्सीजन आ जाएगा बस, बाकी वही कहानी है, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो जाएगा ये, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। तो जितना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मान लो N2O4 में N का निकालो जरा, कितना हो गया, +4 आ गया। 4 N2O5 में निकालो कितना आ रहा है, +5। +5। हालांकि नाइट्रोजन +5 शो नहीं कर सकता, आपको दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि इस O के रेस्पेक्ट में ये कितना शो कर रहा है ऑक्सीजन, इस N के रेस्पेक्ट में -1 और इसके रेस्पेक्ट में -1। ठीक है, तो ये +5 नहीं शो करता, मैक्सिमम +4 ही शो कर सकता है नाइट्रोजन। ओके, गिन लो बॉन्ड, गिन लो ना, 1 2 3 और 1 4, 4 ही बॉन्ड शो कर, तो 5 कैसे शो कर दोगे आप? ओके, यस सर। तो ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर होंगे आपके मॉलिक्यूल के ऊपर, वो ज्यादा चार्ज को विड्रॉ करेंगे। जितना चार्ज ज्यादा विड्रॉ होगा, समझ जाइए उतने ही आप डेफिशिएंट होंगे, और जितने आप डेफिशिएंट होंगे उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। आगे आ जाओ। तो ये तो थे हमारे बेसिक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो आपने पढ़ा है इन दी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में इसका एक मेजर रोल है।
और कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये भी आप जानते हो। नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए हम इस्तेमाल जो करते हैं मेथड, उसका नाम होता है ऑसवर्ड्स प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? ऑसवर्ड्स प्रोसेस। उसमें करते क्या है, सिंपली बच्चों अमोनिया ले लेना, उसमें ऑक्सीजन डाल देना, वो बना देता है NO और साथ में वाटर। इसे बैलेंस कर लेना, ये मैं बैलेंस नहीं कर रहा। उसके बाद जो NO बनता है इसमें हम डालते हैं O2 ताकि क्या बन जाए, NO2 बन जाए। जब ये NO2 बन गया तो अब हमारा काम हो गया। क्यों? NO2 में क्या ऐड कर देंगे हम, वाटर ऐड कर देंगे एंड इट वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ HNO3। याद रहेगा, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, हाँ या ना? जी सर। और HNO3 अगर ड्रॉ हो गया तो इसकी शेप देखिएगा, OH N, और N के साथ साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड O और साथ में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। N के ऊपर चार्ज प्लस आ जाएगा, क्यों आएगा? क्योंकि N कितने बॉन्ड बना रहा है टोटल? चार ही बना रहा है। N जनरली बनाता कितना है? 3। यहाँ पे कितने शो कर रहा है? 4, इसीलिए उसके ऊपर प्लस चार्ज दिखाना जरूरी है। और इस वाले O पे जिसपे सिंगल बॉन्ड बन रहा है, बेसिकली ये सिंगल बॉन्ड है, इसने अपना डबल बॉन्ड खींच लिया हुआ अपनी तरफ, इसलिए इस पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलो। सर ये नहीं आया समझ। बताता हूँ, देखो OH था, O की एक वैलेंसी H पूरी कर रहा है, एक उसने N से पूरी कर ली। इस वाले ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, N के 2 इलेक्ट्रॉन लिए, डबल बॉन्ड बना लिया। अब N के पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो 2, यहाँ पे एक सर, इस्तेमाल एक। किया, नहीं 2 बचे ना टोटल, ठीक है, 5 होते हैं ना आउटर मोस्ट में। हाँ तो ऑक्सीजन ने क्या किया, हम दिखा देते हैं कि ये इसने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लिए। एम आई क्लियर टू यू? ये बॉन्ड हाँ बना जी। लिया। अब इस ऑक्सीजन ने कुछ लिया तो है नहीं अपने ऊपर, ऑक्सीजन की तो मौज आ रही है, तो अब ये चार्ज को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। तो N के ऊपर तो डेफिशिएंसी हो क्योंकि 4 होगा इसके बॉन्ड, तो ऑब्वियस सी बात है N के प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो मौज ले रहा है वो क्या लेकर आएगा अपने ऊपर? नेगेटिव चार्ज। और आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए वह बताओ जरा एक बार। सर जिससे बैलेंस हो जाए। मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहे, मॉलिक्यूल क्या रहे? न्यूट्रल रहे। अब इसको हम प्लेन पे कैसे ड्रॉ करते हैं, ये डायग्राम कैसे बनता है प्लेन पे? ये एक O, ये इधर O, ये इधर OH। समझ आ रही है? ये सारा का सारा किस पे ड्रॉ हो रहा है? एक प्लेन पे ड्रॉ हो सकता है आसानी से, इसीलिए हम इस मॉलिक्यूल को प्लेनर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। HNO3 का मॉलिक्यूल कैसा होता है? प्लेनर। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि HNO3 का मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ Yes. या ना? ओके। यस सर। अब इसके बाद 2 बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको बता रहा हूँ, और ऐसी रिएक्शंस आपने कोई नहीं छोड़नी जो NCERT में जिसमें कंडीशन लिखी हुई है। कौन सी कंडीशन लिखी हुई हो देखिएगा। आपको कह दिया कि आपने मेटल ले लिया, एग्जाम्पल कॉपर ले लिया, इसमें डाल दिया नाइट्रिक एसिड, और वो भी कौन सा वाला? डाइल्यूट डाल दिया। कौन सा एसिड डाला आपने? डाइल्यूट डाला, HNO3। तो आप मुझे बताओ, मेटल में जब हम एसिड डालते थे 10th क्लास में तो क्या निकलती थी? जल्दी बोलो, क्या निकलती थी? अरे भाई क्या चीज, कौन सी गैस बाहर निकलती थी? मेटल प्लस एसिड रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? कौन सी गैस? कुछ याद भी है? नहीं, हाइड्रोजन गैस निकलती थी या नहीं निकलती थी? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. मैंने पूछा अभी आप लोगों से कि जब हम बात कर रहे हैं कि मेटल में एसिड डाल दिया, और एसिड कौन सा डाला? HNO3। तो मेटल प्लस एसिड HNO3 डाल रहे हो, 10th क्लास में रिएक्शन हुआ करती थी कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड? कौन सी गैस बाहर निकलती थी? सर NO2 नहीं, H2O। H2O नहीं। लेकिन अच्छा अब क्या हाँ। है, वो कब होता था हमारा? H2 कब निकलती थी? जब एसिड हमारा सिंपल हुआ करता था, है ना, HCl या कोई और एसिड। हमने ये भी पढ़ा था कि जब एसिड आपका HNO3 होता है तो H2 गैस निकल नहीं पाती। क्यों नहीं निकल पाती? कि HNO3 क्या प्रोवाइड करता है एक्सेस में? उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो वो H2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है और क्या फॉर्म कर लेती है? वाटर फॉर्म कर लेती है। एम आई क्लियर टू यू?
अरे हाँ या ना? यस तो बस जी सर। आप एक काम करो, सबसे पहला काम तो इसमें से आप क्या बाहर निकाल दो, इसमें से सॉल्ट बाहर निकालो। और सॉल्ट कौन सा है? कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। निकल के कॉपर नाइट्रेट बाहर, हाँ या ना? यस कॉपर नाइट्रेट बाहर निकला इसके अंदर, और हमने कहा वाटर भी बाहर निकलेगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा? यस अब आप बाहर निकाल दीजिए वाटर को। और एक बात याद कर लेना बस खाली, अगर तो नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट है तो जो गैस बाहर निकलेगी वो निकलेगी NO, ठीक है। और अगर आपने एसिड इस्तेमाल कर लिया कॉन्सेंट्रेटेड, तो बस एक ही डिफरेंस है कि गैस जो निकलेगी वो निकलेगी NO2। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Cu प्लस HNO3 अब मैंने ले लिया है कॉन्सेंट्रेटेड, तो आप मुझे बताओ क्या क्या बनने वाला है? ये बनाने वाला है CuNO3 होल ट्वाइस, साथ में क्या बनाने वाला है? वाटर, और साथ में क्या बनाने वाला है? NO2। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए, हाँ या ना? Yes, sir. ये भूलना मत, ये रिएक्शन एग्जाम में आती है मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में। आपसे पूछेगा व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स या व्हाट गैस विल बी लिबरेटेड व्हेन दिस कंबाइंस विद दिस। ओके, अब चाहे वो कॉपर की जगह जिंक दे दे या कोई और मेटल दे दे, आपने ये स्टोरी लिखनी है। एम आई क्लियर? Yes, sir. ओके, तो पूछता है कि आपके पास नाइट्रेट का टेस्ट करने के लिए आपने लैब में भी किया, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जिसको हम लोग एक नाम से जानते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। याद है आप लोगों को? किया होगा ब्राउन रिंग टेस्ट लैब के अंदर। Yes, sir. कंफर्मेटरी टेस्ट चाहिए नाइट्रेट का। करते क्या है इसमें? हम इसमें फेरस सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक। उसके अंदर क्या ऐड कर देते हैं? OS, जिसमें क्या प्रेजेंट है? नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, ठीक। और फिर उसी के अंदर हम H2SO4 ऐड करते हैं टेस्ट ट्यूब के साइड से। पता है ये बात? जैसे ही हम टेस्ट ट्यूब के साइड से वो H2SO4 ऐड करते हैं, तो हम सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि इस तरीके से एक रिंग सी फॉर्म हो जाती है, हाँ या ना? एक रिंग सी बन जाती है, पता है या नहीं? यस अब वो आपसे पूछ लेगा ये जो रिंग बन रही है बेसिकली ये रिंग है क्या, इस रिंग के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो नाइट्रेट आयन है वो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के Fe2+ आयंस को, अब वैसे भी एसिड है तो बेसिकली इसमें H+ आयंस भी है, ये इस Fe2+ को ऑक्सीडाइज करके Fe3+ में कन्वर्ट कर देता है, पहली बात। और साथ में क्या निकलता है? NO और वाटर। और ये जो ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं FeH2O होल 5 डॉट NO, साथ में वाटर बाहर। इसको बोलते हैं पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल फेरेट। अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर तो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्राउन रिंग बनती है वो किसकी बनती है? वो बनती है पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल फेरेट। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस तो ये आपकी पूरी कहानी थी नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की। फास्फोरस हमारे सिलेबस में है नहीं, अगर फास्फोरस हमारे सिलेबस में है नहीं तो हमारा जितनी भी इसकी रिएक्शंस है सारी खत्म हो गई। अब कमिंग वीक में आई विल स्टार्ट विद ग्रुप 16 एंड 17 जो एक एक क्लास के टॉपिक्स हैं, क्योंकि जो मेन प्रॉपर्टीज आपने पढ़नी थी